नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है। मेरे चंद्र और आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो चैनल को आप लाइक कीजिए, इस एपिसोड को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। आज हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से दोबारा से इंदिरा गांधी की डेथ पे जो हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, उसको ज़रा सा फिर टच करेंगे कि क्योंकि कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है। एक एक्स सीनियर रॉ ऑफिसर, वो रिटायर्ड हुए स्पेशल सेक्रेटरी, उनका नाम है GBS सिद्धू। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो ये बुक अभी हार्प कॉलिंस पब्लिश करी है। तो उसमें उन्होंने द पाथ टू 1984 को अनरेवल करने की कोशिश की है, गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है। सिद्धू साहब खुद भी एक सिख हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ बंगला साहब गुरुद्वारे गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि काफ़ी सिख एक ग्रुप में आपस में बातचीत कर रहे थे और वो बहुत नाराज़ थे कि इंडियन आर्मी हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में क्यों घुसी। इनका पहले भी इतिहास है, अहमद शाह अब्दाली वगैरह को भी उन्होंने वो गुरुद्वारे में घुसे थे तो उनका हरा दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो वो इंदिरा गांधी को भी मारने की बात कर रहे थे। सिद्धू साहब अपने ऑफिस जाकर एक स्पेशल नोट बनाया और अपने बॉस जो रॉ के डायरेक्टर थे रमेश्वर नाथ काओ, उनको देने पर लेकिन रुक गए, क्योंकि उनके बॉस काओ साहब ने भी यही चिंता प्रकट की थी कि इंदिरा गांधी की जान को खतरा है और उनकी सिक्योरिटी में सिख बॉडीगार्ड नहीं होना चाहिए। पर सिद्धू साहब 21 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी के निवास, जो कि वन सफदरजंग रोड पर था, वहाँ से गुजरे तो देखा एक सिख बॉडीगार्ड को वहाँ पर ड्यूटी पे देखा। उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपने सीनियर्स को इसकी सूचना दी और काओ साहब ने एक नोट बनाया और PM हाउस को भेजा और एक सीक्रेट लेटर सील्ड लिफाफे में लिखकर नेहरू मेमोरियल में लॉकर में रखवा दिया और ये लिखा कि ये लिफाफा जो है 2025 को खोला जाए। मतलब है कि उस कहना तो अभी तो मुश्किल है, लेकिन जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन एक नहीं 2 सिख बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। तो उनकी जो शक की सुई है 2 आदमियों पर जाती थी, जो कि एक तो उसमें से सोनिया गांधी और दूसरे जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के थे धवन, RK धवन, उन पे जाती थी। RK धवन तो एक जो ऑफिसर थे, उनको तो उस टाइम अरेस्ट भी किया जा सकता था, लेकिन और कुछ एक्शन के बाद, लेकिन वो नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये क्यों इंदिरा गांधी जी को गोलियां लगने के बाद सीधा एम्स ले जाने की बजाय उल्टी डायरेक्शन में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गए, जिसमें बहुत बेशकीमती 24 मिनट का ज़ाया हुए ना, और उनकी ब्लड लॉस की, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो ये भी कोई और भेद भी निकलेंगे जब उनकी बुक पब्लिश होगी। अब हम बात करते हैं उसी 1984 में, जब 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक बहुत बड़ी भयानक ट्रेजेडी हुई। यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया के प्लांट में केमिकल एक्सीडेंट हुआ। 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई, जिससे एक रात में ही 5,800 लोग
मारे गए और काफ़ी लोग 16,000 जो है कुछ दिनों में मतलब कुछ अंधे हो गए, कुछ सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गए और मतलब कि प्रीमेच्योर डेथ हुई उनकी, वो कुछ दिनों में उनकी डेथ हो गई। और 5,58,125 लोगों को जिंदगी के लिए ये अपाहिज हो गए और उनको कोई ना कोई बीमारी, किसी को फेफड़ों की बीमारी, किसी की आंखें खराब हुई, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा। तो ये कानूनी लड़ाई तो चल रही थी और ये काफ़ी लंबी चली और अल्टीमेटली यूनियन कार्बाइड ने 470 मिलियन डॉलर्स यूएस का मुआवजा दिया, जो कि पर हेड जितने लोग अफेक्टेड हुए थे उसमें पर हेड $350 पर हेड पड़ता है, इंक्लूडिंग जो मर भी गए थे। तो उस टाइम वॉरेन एंडरसन जो कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे, वो यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली में, इंडिया आए हुए थे भोपाल में। तो उनको पहले तो अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ 2 सीनियर ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का फ़ोन जाता है, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे तत्कालीन, अर्जुन सिंह को फ़ोन जाता है। तो वो एंडरसन को लेकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली में मीटिंग होती है और उनको एंडरसन को हवाई जहाज़ पर चढ़ा दिया जाता है। कहते हैं कि राजीव गांधी की यूएस गवर्नमेंट से एक कोई डील हुई थी कि आप एंडरसन को भेज दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बदले में जो मोहम्मद यूनुस है, उनका एक बेटा, वो यूएसए में किसी ड्रग केस में अरेस्ट किया हुआ था, तो उसको छोड़ दिया जाएगा और बाद में इनको एंडरसन को इंडिया बाद में भेज देंगे। लेकिन खैर वो तो चले गए और एंडरसन को तो कभी वापस फिर आए ही नहीं इंडिया में। तो ये मतलब है कि एक ट्रेजेडी थी बहुत बड़ी, मतलब है कि हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए थे। तो गरीब लोगों जो मर गए थे उन तो बुरी तरह से अफेक्टेड थे और उनको धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे, लेकिन उनकी परवाह किसी को नहीं थी। ये तो है। राजीव गांधी जब से प्राइम मिनिस्टर बने थे तो अपने दून स्कूल के कोलीग्स और रिश्तेदार, फैमिली फ्रेंड्स और इंडियन एयरलाइंस के जिसमें वो पायलट थे, जैसे उनका कैप्टन सतीश शर्मा थे, अरुण नेहरू तो उनके रिश्ते में थे, अमिताभ बच्चन जो उनकी फैमिली के फ्रेंड थे और काफ़ी बहुत अच्छे रिलेशन थे, और सैम पिट्रोडा जो है वो उनके काफ़ी क्लोज थे, उनको उन्होंने एडवाइज़र बनाया राजीव गांधी ने और कई उनको टेक्नोलॉजीज़ का भार दिया, पर्टिकुलरली जो ये थी टेलीकम्युनिकेशन में उनको इम्पोर्टेंट रोल दिया। तो जो अरुण नेहरू है वो तो खैर बाद में निकल गए थे, उनसे कुछ डिफरेंस आ गए थे, वो छोड़ के चले गए। लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा उनके बहुत ही लॉयल फ्रेंड थे, जो कि उनकी डेथ के बाद भी नेक्स्ट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने थे। और उनकी वाइफ इटालियन थी। ऐसे ही अंबिका सोनी है, उनकी जो 2 बहुएं हैं वो भी इटालियन थी। तो एक क्लब बना हुआ था सोनिया के साथ, जो इनका बहुत अच्छी वो थी, एक फ्रेंडशिप थी। सैम पिट्रोडा तो खैर 90 में वापस चले गए थे, शिकागो वापस चले गए थे जहाँ से आए थे। और लेकिन बाद में भी पूरा अभी तक वो पूरा सोनिया गांधी और फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने ये, जैसे जब भी राहुल गांधी फॉरेन कंट्री जाते हैं, अभी भी रिसेंटली इंग्लैंड गए थे, तो जो भी अरेंजमेंट होता है वो सारा यही सैम पिट्रोडा करते हैं। और जो टूल किट मामले कई हुए पीछे कांग्रेस ने जो किए, वो उसमें भी वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह जितने केसेस हैं जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए, वो सारे सैम पिट्रोडा ही देखता है। और जो नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है
जो कई सालों से चल रहा है, उसमें भी वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड हैं और बेल पे हैं। तो यहाँ बात करते हैं आगे। तो एक तो ये जो राजीव गांधी थे, ये अपने अमिताभ बच्चन, आपको सबको पता है कि बोफोर्स में उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने कमीशन खाई। तो कहते हैं अमिताभ बच्चन का भी उसमें नाम था। अमिताभ बच्चन तो उनके फैमिली फ्रेंड थे। तो 1987 में जो राजीव गांधी कारण ही एमपी बने थे, लेकिन 1987 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने बोफोर्स में उन्होंने कमीशन खाई है या पैसा खाया। एक्चुअली में उनके जो भाई है अजिताभ बच्चन और उनकी उसकी वाइफ रमोला, पैसा उनको मिला था। और वो जब इंग्लैंड में रहते थे ये लोग, बाद में जो आपस में उनकी डाइवोर्स हो गया रमोला और अजिताभ बच्चन का, तो कहते हैं कि पैसा सारा वो रमोला के पास चला गया। खैर समहाउ बाद में दोनों फैमिली में काफ़ी अनबन भी हो गई थी, गांधी फैमिली और इवन जब तेजी बच्चन की डेथ हुई थी, तो अमिताभ बच्चन उम्मीद कर रहे थे कि फ्यूनरल पे गांधी फैमिली से कोई आएगा, और उन्होंने फ्यूनरल भी लेट करा दिया, लेकिन खैर कोई नहीं आया। तो ये तो यहाँ की बात है। अब 1989 में 22 नवंबर को जनरल इलेक्शन होने थे टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द 9th लोकसभा। तो वीपी सिंह जो कि पहले फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी गवर्नमेंट में, उन्होंने भी बॉफोर्स का मुद्दा काफ़ी उठाया। तो उन्होंने बड़े क्रिटिक थे राजीव गांधी के कि उन्होंने जो भी किया था। तो उन्होंने राजीव गांधी ने उनको सैक कर दिया था। तो बाद में जो है जब इलेक्शन हुए तो राजीव गांधी हार गए बुरी तरह। जो उनको 425 सीटें मिली थी 84 में, तो कांग्रेस 197 लेके आई, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और सिविल वार जो चल रहा था इधर इसमें श्रीलंका में। तो इसमें भी राजीव गांधी ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। तो मतलब एक कहावत है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। मतलब वही हाल हुआ कि इंडिया ने तो कुछ भी अचीव नहीं किया, लेकिन हमारी मतलब राजीव गांधी को भी अपनी जान खोनी पड़ी, और काफ़ी रिलेशन भी श्रीलंका के साथ खराब हो गए। तो खैर इसमें इलेक्शन में इसको कांग्रेस को तो बताया 197 सीटें मिली थी, और जनता दल जो कि जन मोर्चा इसकी वीपी सिंह की पार्टी थी, उसको 143 सीटें मिली। बीजेपी को 85, सीपीएम को 33, सीपीआई को 12 वगैरह, मतलब ऐसे मिली। तो वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन देखिए, जब भी नेहरू के टाइम भी हमारे कई एजुकेशन मिनिस्टर, और इंदिरा गांधी के टाइम भी एजुकेशन फॉरेन मिनिस्टर, ये सब मुस्लिम रहे थे, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी मुस्लिम रहे थे। लेकिन जो एक वीपी सिंह ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर किया, उसने मुफ्ती सईद, जो कि महबूबा मुफ्ती है उसके फादर थे, उनको होम मिनिस्टर बना दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि विद इन 2 वीक्स उनको ऑफिस अज्यूम करते हुए, तो उनको कश्मीर में उनकी बेटी जो है मुफ्ती महबूबा की सिस्टर रूबिया सईद को, उसको किडनैप कर लिया जाता है, और उसके बदले में उसको रिलीज करने के लिए JKLF के 5 जो खूंखार टेररिस्ट थे उनको रिलीज करने का ऑर्डर मिल जाता है। उसी टाइम कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद का भतीजा भी किडनैप हो गया था, और गुल शाह जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर-इन-लॉ थे, उनका भी कोई भाई वगैरह मतलब किडनैप हो गया समहाउ। तो मतलब ऐसे काफ़ी मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को छोड़ दिया गया। तो इन्होंने
जो बहुत ज़्यादा कश्मीर में एक खुले आम टेरर का वो कर दिया था। कहते हैं कि 19 जनवरी 1989, सॉरी 90 को जो हुआ, उससे पहले ही इन कश्मीर में काफ़ी टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ गई थी। एक्चुअली जो कुछ टाइम पहले 87 में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें कहते हैं रिगिंग हुई थी काफ़ी। तो रिगिंग का जो दोष है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाया जाता है, तो कि भाई उन्होंने रिगिंग की थी। तो ये जो 19 जनवरी 90 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम मस्जिदों से ऐलान किया जाने लगा कि हिंदू पंडित अपने घर छोड़ के यहाँ से भाग जाएं, अपनी औरतों को, बहनें, बेटियां, पत्नियां, उनको छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा और औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। खैर, कुछ पंडित तो मार दिए गए। ये जो यासीन मलिक हैं, इसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर को सीधा मार दिया। और एक बिट्टा कराते था, उसने तो पता नहीं, कहता है कि 40 मारने के बाद पंडितों को, उसने तो कहता है मैंने गिनती छोड़ दी थी कितने मारे। और इसका बिट्टा कराते ने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था, और यासीन मलिक ने भी एक फॉरेन टीवी चैनल में अपनी इस बात को माना था। ये मतलब है कि इतनी दर्दनाक कश्मीर की कहानी है कि हम सुनाते हुए भी हमें बड़ा एक अफसोस होता है। तो इसमें फिर भी मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा कि यासिन मलिक ने तो जो किया, उसको हमारे जब यूपीए के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लंच पे भी बुलाया था और उनको अमेरिका इलाज के लिए भी भेजा था। तो ये कांग्रेस का करैक्टर है कि जिन्होंने इतने हजारों हिंदुओं को हत्या की, और उनका उनके साथ ये आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उनको फ्री घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं, और बल्कि अमेरिका इलाज के लिए भेज रहे थे। ये जो बिट्टा कराते हैं, मतलब इन दोनों ने और कुछ औरों ने मिलकर 1500 हिंदुओं का कत्ल किया, बड़े भयंकर तरीके से कत्ल किया। लेकिन कोई एक एफआईआर नहीं लिखी गई, एक भी कोई, मतलब कहीं पर भी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने कोई बॉडी तक देखने से मना कर दिया। यूएन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूएन जो छोटी छोटी बात पे, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक सुमोटो नोटिस ले लेता है कोई मुस्लिम कंप्लेन करता है तो, लेकिन इतने 1500 मारे गए, हजारों हिंदू औरतों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनकी बॉडी को काट के चीरा गया और फिर पेट से भी लटका दिया, उनका मास रेप हुआ। ये सब होने के बावजूद भी हमारे लोग नहीं जागे और कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इवन सुप्रीम कोर्ट पे जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर भी डाला, तो वो कहते हैं जी अब तो इतना साल हो गए हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जैसे एक सरला भट्ट नाम की कश्मीरी हिंदू के साथ मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हुआ और फिर हत्या हुई, शरीर पर सैकड़ों जख्म थे। एक हिंदू नारी की देशभक्त होने की सजा दी गई। मृत श्री के साथ अत्याचार लगभग हर हिंदू को घाटी में जितना भीषण अत्याचार हो सकता था, किसी को एसिड के टब में डाल दिया गया और बड़ा सता का तड़पा कर मारा गया। एक दो डायरेक्ट रिक्रूटेड ऑफिसर थे एलआईसी के, बिहार के थे वो, उनको एक लकड़ी की हट में बंद कर दिया गया और आग लगा दी गई। उसमें एक तो बिल्कुल बुरी तरह जल कर मर गया।
एक बच गया था, तो उनको उसकी भी पूरी तरह से जली हुई लाश मिली थी। और लाश तो नहीं, खैर वो पागल हो गया था बिल्कुल ही। अनुपम खेर जो फिल्म एक्टर हैं, उनके मामा मामी रहनाबाड़ी श्रीनगर में मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने रिटायर होने पर नया घर बनवाया था। कुछ दिन बाद एक मौलाना प्रकट हुए, उस घर को खरीदने की इच्छा प्रकट की। जब उन्होंने डांट कर मना कर दिया, तो अगले दिन जब उनकी मामी सुबह तुलसी को पानी देने गई, तो देखा पड़ोसी कश्मीरी पंडित का कटा सिर पड़ा था। चंद रोज बाद मामा और मामी घर बंद कर जम्मू रहने को चले गए। ऐसे अनेकों घटनाएं हुई। तो मतलब है कि जो एक मकबूल भट्ट की जिसको फांसी हुई थी, उसके जिस जज ने फांसी दी थी, उसकी खुलेआम हत्या कर दी गई। और जो एक वकील थे, उनकी भी हत्या कर दी गई, जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो इस तरह के पचासों केसेस हुए, जिसमें कि बहुत बुरी तरह से हत्या हुई। और कांग्रेस, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, ये तो सिर्फ पाकिस्तान का ही साथ देते रहे, और हमेशा ये कहते रहे कि बातचीत होनी चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करने की बात करते रहे, और जाते भी थे। सीपीआई सीपीएम के लीडर, कांग्रेस के लीडर, वो गिलानी जो उनका था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो पूरी पाकिस्तान परस्त पार्टी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ बातचीत करते थे। मतलब है कि जो पाकिस्तान एडेड, ये यासीन मलिक कई बार पाकिस्तान गया, तो मतलब है कि इनको कांग्रेस ने फिर भी पाला। इनको कितने सालों तक तो ये बगैर जेल के घूमते रहे। तो हद से ज़्यादा हमारे पे जुल्म हुआ, हिंदुओं पे जुल्म हुआ, लेकिन हिंदुओं ने भी कोई इतनी आवाज़ नहीं उठाई। और ये तो जब 2019 में मोदी जी ने ये जो धारा आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद थोड़ा बहुत। और अभी वो दहाड़े मार के रो रहे हैं दोनों, मुफ्ती महबूबा और शेख फारूक अब्दुल्ला, कि ये हो गया जी, वो हो गया कश्मीर में। लेकिन वही फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर था, 19 जनवरी को वहाँ का जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था, उसके सामने कस्वर तो भाग गया था, इंग्लैंड भाग गया, गोल्फ खेल रहा था। और बाद में उसके सामने ही एक और लड़की का सिर आरे से काटा गया, और उसके दो भाग दिए। उससे पहले उसको मास रेप किया गया था। तो ऐसे हजारों किस्से हैं। आप मतलब उनका बयान करना बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज मैं चाहता हूँ मेरे इस एपिसोड को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इधर उधर भेजिए, और पता चले कि हिंदुओं के साथ ये अपने ही देश में क्या 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 नहीं हुआ। और 4 से 5 लाख हिंदू बेचारे कश्मीर वैली छोड़कर इधर उधर भटकते रहे अपने घर छोड़कर। तो बस आज इस समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद आपका।